ब्रेक से जाने से पहले आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से छोटे बच्चे को परेशान किया गया। कई सवाल उठते हैं, हैरानी भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं, उसके बावजूद भी स्कूल इसको फॉलो नहीं करता। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए सुधीर छपरा जी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। सुधीर जी, हैरान करने वाली बात यही होती है, कितने सारे गाइडलाइन आए हैं स्कूलों के लिए, लेकिन कोई भी नियम को नहीं पालता है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। सवाल यही उठता है, ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। यह जो मामला आया है बेहद ही हैरान करने वाला मामला। एक छोटी सी बच्ची है, एक महज फीस के लिए किस तरीके से बच्ची को परेशान किया जाता है। आखिर ऐसे में छोटे बच्चों का विकास कैसे होगा? अंजलि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो अभिभावक है, अभिभावकों की मूलतः परेशानी ये होती है कि विद्यालय जो हैं उनको अकेला देख के उनकी बात को नहीं सुनने को तैयार होते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। जी बिल्कुल। एक तरीके से निरंकुश हैं विद्यालय जो है। तो ये अभिभावक ने हमारे संगठन से जो है वो संपर्क किया और उसके बाद इसके साथ में स्वयं जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष जाके हमने ये शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने निर्देशित किया पुलिस अधीक्षक महोदय को कि इसकी जांच की जाए और प्रकरण कायम किया जाए। लेकिन देखिए, उसमें भी दुख की बात यह है कि जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उन्होंने सुबह से शाम तक जांच करके ये नतीजा अपनी तरफ से दे दिया कि इस जांच में तथ्यों का कोई आधार नहीं है। तो आप विडंबना देखिए कि थाना प्रभारी ने स्कूल के कथन को सच मान लिया और अभिभावक के कथन को जो है झूठा करार कर दिया, जबकि आपने स्वयं विरोधाभास देखा। आपके चैनल पे रिकॉर्डिंग चली और उस रिकॉर्डिंग में स्पष्ट कारण नजर आ रहा था कि फीस के कारण इस बच्ची को रोका गया और विद्यालय की प्राचार्य जो हैं वो उस बात को नकार रही हैं। दरअसल होता क्या है, प्रशासन के ये जो अधिकारी हैं इनके बच्चों को ये स्थिति नहीं झेलनी पड़ती, इसका सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए ये आम अभिभावक की पीड़ा को नहीं समझते। ये विद्यालय इसीलिए निरंकुश हो गए हैं। और ना सिर्फ ये अधिकारी बल्कि जो मान्यता प्रदान इनको करते हैं, ये प्रगति विद्यापीठ सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय है। सीबीएसई देश के प्रतिष्ठित बोर्ड में से है। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स की कॉर्पोरल पनिशमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पूरे देश भर में कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये मेंटल फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, ये 3 आधार उन्होंने उसके अंदर दिए हुए हैं। उसमें इस प्रकार से किसी भी बच्चे को फीस क्या अन्य किसी भी कारण से किसी भी प्रकार का ऐसा दंड देना जिससे उसको किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचे, शारीरिक या मानसिक, वो पूर्णतः प्रतिबंधित है और दंडनीय है। उसके बाद भी आप आज स्थिति ये देख लीजिए कि विद्यालय जो है इस प्रकार के कथन दे रहा है, अभिभावक को झूठा करार कर दिया गया है। अब अभिभावक के सामने और क्या चाह रहा है? इस रिकॉर्डिंग को लेकर वो किसके पास जाए? वो मीडिया के पास आया, मीडिया ने इस सच को उजागर किया। आपने कल भी इसके ऊपर जो है अपने चैनल में बहुत समय दिया, आज भी आप इस विषय को उठा रहे हैं। आप अभिभावक की पीड़ा समझ रहे हैं, जिनका काम है यहां बैठे हुए स्थानीय लोग, प्रशासन का, कि वो उस पीड़ा को समझे, वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अहम मुद्दा है। बच्चों के साथ आपने देखा, वो बच्ची छोटी कुछ कह तक नहीं पा रही थी, किस तरीके से वो परेशान थी। सवाल यही उठता है, ऐसे मामले आते रहते हैं, यहाँ तक मोटी मोटी फीस वसूली जाती है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ये मामला उजागर हुआ है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक तरीके से अगर देखा जाए, स्कूल के प्रबंधन की तरफ से कोई कदम भी नहीं उठाया गया है, महज एक पूछताछ की गई है। तो ऐसे में अगर जाएं तो अभिभावक कहां जाएं? देखिए, संगठन का हमारा मतलब ही है, मैंने अभिभावक को इस बात का जो है आश्वस्त किया है कि हम उसको कानूनी सहायता भी मुहैया कराएंगे। जी, संगठन का मतलब ही है, एक अभिभावक अपने को अकेला ना समझे और संगठन इसी दिशा में काम करता है कि विद्यालयों को ये मालूम हो कि वो अभिभावक के प्रति जवाबदेह हैं। कुछ नियम कायदे हैं जिनका उनको पालन करना पड़ेगा। और मुझे तो उम्मीद थी कि प्रशासन जो है विद्यालय के विरुद्ध इतने प्रमाण होने के बाद, ऑडियो रिकॉर्डिंग
सुनने के बाद प्रभावी कार्रवाई करेगा। दुर्भाग्य से प्रशासन ने नहीं की। हम अदालत में जाएंगे, हम माननीय अदालत को इन तथ्यों से अवगत कराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रशासन को अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी और विद्यालय के ऊपर जो है निर्णायक कार्रवाई, उनको आपराधिक प्रकरण दर्ज करना। साथ ही सीबीएसई को हम ये लिखेंगे कि आपके द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है, इसका ये आचरण है, क्या ये इस विद्यालय की मान्यता समाप्त नहीं कर दी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि प्रक्रिया इतनी लंबी है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उस बच्ची के मानसिक पटल पर जो इस घटना का प्रभाव है, मैं नहीं समझता कि वो प्रभाव, जिस पीड़ा में से वो गुजरी है, जिन परिस्थितियों में उसको रोका गया है, उसका जो असर है वो बहुत जल्दी उससे वो उभर पाएगी। जी बिल्कुल सुधीर जी, जैसा मामला है, ऐसा लगता है कि अब जब स्कूल खोले जाते हैं उनका बस एक ही मकसद होता है, धन उगाही करना। उसके बाद कोई मकसद नहीं होता बच्चों का क्या विकास हो रहा है। अगर देखा जाए, केंद्र की भी बात की जाए, राज्य की भी बात की जाए, तमाम ऐसे योजनाएं भी आते हैं, बच्चों के लिए योजनाएं आते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए आते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है। सवाल यही उठता है, निर्देश है, योजनाएं भी आती हैं, लेकिन उसको कोई पालन नहीं करता। अगर बात की जाए प्रशासन की, प्रशासन का जो ढीला रवैया देखने को मिला है, सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है। जानना चाहेंगे एक अध्यक्ष के नाते, क्या आपने प्रशासन से अगर बात रखी तो क्या कुछ आश्वासन मिला है इस मामले को लेकर, कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, जिलाधीश महोदय ने तो तत्परता दिखाई थी। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि आप आवेदन के ऊपर मैं इसकी अनुशंसा करता हूं और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप पहले जाके सीधे पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल लीजिए। जब पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले तो हमको लगा कि जिस प्रकार से ये गंभीर अपना वो दिखा रहे हैं इसके प्रति रोक, शायद इसके ऊपर कार्रवाई होगी। बात कहां जाके अटक गई? थाना प्रभारी के स्तर पे। और देखिए, इन विद्यालयों का क्या है, मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि शिक्षा संस्थान नहीं, ये अब शिक्षा की दुकानें हैं। ये व्यापार बना हुआ है और इस व्यापार में बहुत सारे राजनेता जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि प्रशासन भी चाहते हुए, इस प्रकरण में भी हमारे पास तथ्य हैं कि प्रशासन यदि चाहे भी तो एक रसूखदार नेता का इस विद्यालय के संचालक से निकटतम संबंध होने के कारण जो है प्रशासन अपने आप को सक्षम नहीं समझ रहा कार्रवाई करने के लिए। हम लेकिन इस विषय को छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश स्तर पे अगर बात करें, हमारे प्रदेश में शिक्षा का जो एजुकेशन एक्ट है वो आज तक बना नहीं। एक गाइडलाइन मध्य प्रदेश शासन ने पिछले सत्र में जारी की थी। उसको जबलपुर हाईकोर्ट में जब प्रकरण चला तो मुश्किल से कुछ महीने के बाद उस गाइडलाइन को मध्य प्रदेश शासन ने यह कह के विड्रॉ कर लिया कि हम इस संबंध में कानून लाएंगे। कानून कब लाएंगे? नया सत्र जो है आरंभ होने वाला है। अगर आप नियम कायदे नहीं बनाएंगे तो बिना नियम कायदे के तो निश्चित है कि जंगल राज चलेगा। वो जंगल राज आज विद्यालयों में देखा जा रहा है। अभिभावक शोषण का शिकार हो रहा है। अभिभावक जो है, मुझे ये लगता है कि अगर प्रशासन इसमें प्रभावी दखल नहीं देगा तो एक दिन ऐसी अराजक स्थिति पैदा होगी कि अभिभावक ये जो मानने पे बाध्य हो गया है कि प्रशासन से उसको राहत नहीं मिलेगी, वो न्याय के लिए शायद स्वयं जो है कोई कार्रवाई करेगा और वो अप्रिय स्थिति है, हम नहीं चाहते। जी बिल्कुल सुधीर जी, आपको नहीं लगता अक्सर अगर बात की जाए अभिभावक की, उनको बहुत चीज़ें पता नहीं होती, वो भी स्कूल के प्रेशर में रहते हैं, जिस तरीके से स्कूल परेशान करता है वो भी परेशान हो जाते हैं, बच्चों का दबाव भी होता है और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करें। आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक समाज में भी अवेयरनेस की जरूरत है, पेरेंट्स को भी बताने की जरूरत है कि आखिर क्या हक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है, किस तरीके से नियम है जिसको पालन करना चाहिए। अगर स्कूल पालन नहीं करता है तो उन्हें कहां जाना होगा मदद के लिए? देखिए, जब ये संगठन बनाया उससे पूर्व मुझे खुद पढ़ना पड़ा। होता क्या है, जो मान्यता देने वाले बोर्ड है जैसे सीबीएसई है, वो जो सर्कुलर निकालते हैं वो सर्कुलर जाते हैं विद्यालयों के पास। विद्यालय अपने लाभ के सर्कुलर को लागू कर लेते हैं, अन्य सर्कुलर को फाइल में लगा लेते हैं। मुझे स्वयं पढ़ने पड़े वो सर्कुलर 2, 4, 5 वर्ष के, और जब उसमें से मैंने ये निचोड़ निकाला कि नहीं, अभिभावकों के अपने अधिकार हैं। प्रश्न ये है कि अभिभावक असंगठित है और अभिभावक को अपने अधिकार की जानकारी नहीं है।
इसलिए संगठन बना के हम समय समय पर ये सेमिनार करते हैं और इन सेमिनार्स के माध्यम से हम अभिभावकों में जागृति लाने का प्रयास करते हैं। आज ये स्थिति निश्चित रूप से परिवर्तन ग्वालियर नगर में आया है कि अभिभावक अपने अधिकार मांगने लगा है। नहीं तो जिस प्रकार से इस अभिभावक ने विद्यालय की इस गलत चीज का विरोध किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 वर्ष पूर्व अगर ये परिस्थिति होती तो विद्यालय का सीधा सा ये रुख होता, बच्चा पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं तो कल से आपका बच्चा नहीं आएगा। और इस बेचारे अभिभावक के सामने ये स्थिति होती कि यदि मैं इनका गलत नहीं मानूंगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। संगठन ने जागृति के प्रयास किए, जागृति आई, लेकिन आप देखिए जिस लॉबी से हम जो निपट रहे हैं वो लॉबी एक बहुत सशक्त लॉबी है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, स्कूल संचालक, स्कूल बनाना आजकल बहुत भारी इन्वेस्टमेंट का काम है। जी बिल्कुल। तो जो लोग स्कूल बना रहे हैं उनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो प्योर व्यवसायी है। तो एक तरफ व्यवसायी, दूसरी तरफ इसमें राजनेताओं की भागीदारी और शासकीय अधिकारी भी वो रिटायरमेंट से पहले अपनी व्यवस्था कर लेते हैं कि इन शिक्षण संस्थाओं में बेनामी हिस्सेदारी करके। तो इतनी बड़ी लॉबी है, उस लॉबी के विरुद्ध एक जो सेक्टर बिल्कुल असंगठित था उसको हमने कम से कम इस स्तर पे लाने में सफलता प्राप्त की है कि आज वो अपने अधिकार मांग रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समय वो दूर नहीं है जब इन विद्यालयों को नियम कायदे मानने पड़ेंगे, शासन को भी बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि अराजकता किसी भी समाज में नहीं चल सकती। हम अपने बच्चों हैरान करने वाली बात यही होती है, यहाँ शासन की लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है। ग्रहण करने अगर प्रशासन सजग रहता तो इस तरीके से मामले नहीं आते। एक वक्त था जब हमारे देश में स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, आज वही वक्त है। हमने देखा किस तरीके से छोटी सी बच्ची है, यूकेजी में पढ़ती है, जिसे कुछ पता भी नहीं, किस तरीके से उसे परेशान किया जा, कल को वो स्कूल आने से डरेगी, उसके मन में स्कूल के लिए जिस तरीके से डर बैठ जाएगा। आखिर ऐसे बच्चे कैसे विकास कर पाएंगे, कैसे उनमें उत्सुकता रहेगी कि वो स्कूल जाएं और आगे पढ़ाई करें। तो एक समाज को भी सोचने की जरूरत है, खासकर जो स्कूल बनाते हैं जिनका बस महज यही रहता है कि इसके लिए व्यावसायीकरण करना है। अब सोचने की जरूरत है और इसके लिए भी सरकार को भी एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं समझता हूं कि ग्वालियर में हम बहुत खुशनसीब है। जब जब ऐसा कोई विषय आता है, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा इस विषय को प्रमुखता से उठाता है। तो हमारा जो इसमें प्रयास होता है उसको बल मिलता है। प्रशासन और शासन भी किसी स्तर तक मजबूर होता है कि कम से कम वो कुछ कदम उठाए। जहां हम संस्कारों की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये प्रगति विद्यापीठ जैसा विद्यालय सच बोलने के संस्कार इन बच्चों में डाल पाएगा, जहां की जो प्राचार्य हैं वो रिकॉर्डिंग होने के बाद भी, ये जानकारी होने के बाद भी वो जो है एक असत्य कथन जो है वो मीडिया के समक्ष दे रही हैं? तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता मात्र अभिभावक का शोषण करना, शिक्षा का पूर्ण व्यवसायीकरण इन्होंने कर दिया है। और मैं पुनः कह रहा हूं कि बार बार हर सत्र शुरू होने से पहले, अभी 2 दिन पूर्व माननीय जो हमारी मानव संसाधन मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम बहुत जल्द इन निजी स्कूलों की लूट खसोट रोकने के लिए बिल ला रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर आप ऐसा बिल लाते हैं, आपका बहुत स्वागत है, पर वो बिल कब लाइएगा? अगर सत्र शुरू हो गया तो 1 साल और इन निजी विद्यालयों को लूट खसोट की जो है, जी बिल्कुल सुधीर जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। जिस तरीके से बच्चे परेशान होते रहते हैं, हमारे पास वक्त की कमी है। सुधीर जी, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। सवाल वही रह जाता है, बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। आखिर ये बच्चे कैसे देश का भविष्य बन पाएंगे? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।